आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और गिनती 11 फरवरी को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीर को दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए प्रोग्राम का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इंतखाबी नोटिफिकेशन 14 फरवरी को जारी होगा, 14 जनवरी को जारी होगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है और उनकी जांच परख 22 जनवरी को होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 24 जनवरी है। वाज़ेह हो कि असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही दिल्ली में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ आसाम हुकूमत से ये यकीनी बनाने के लिए कहा है कि कौमी शहरियत रजिस्टर यानी NRC के कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा अपने कुछ काबिल एतराज़ फेसबुक पोस्टों को डिलीट करें। अलावाज़ी सुप्रीम कोर्ट ने देव शर्मा की तकर्री पर भी हुकूमत से वजाहत तलब की है और कहा कि 4 हफ्तों में जवाब दाखिल किया जाए। देव शर्मा ने आसाम में रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में पोस्ट की है जिस पर सख्त तनकीद की जा रही है। देव शर्मा को प्रतीक हजेला की जगह ये जिम्मेदारी गुज़िश्ता साल नवंबर में सौंपी गई थी। शर्मा की तकर्री के बाद बारपेटा से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने रियासत के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल को इस फैसले पर असर-ए-नौ गौर करने का मुतालबा करते हुए ख़त लिखा था। अब्दुल खालिक ने शर्मा की फेसबुक पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा कि वो गैर जानिबदार नहीं हैं और काबिल एतबार नहीं हैं। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की सदारत वाली बेंच ने आसाम हुकूमत से कहा कि वो नौ मुंतखब कोऑर्डिनेटर की काबिल एतराज़ पोस्ट से मुतालिक तहकीकात करे और ये यकीनी बनाए कि ये पोस्ट डिलीट कर दी जाएँ। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत ने अदालत उज़्मा को यकीन दिलाया कि आसाम NRC में जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं लेकिन उनके बच्चों के नाम शामिल नहीं हैं, उन्हें फ़िलहाल अलहदा नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत उज़्मा से यह वादा किया। एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से दाखिल दरखास्त में शिकायत की गई है कि डिटेंशन सेंटर में 60 बच्चों को इसलिए रखा गया है क्योंकि उनकी शहरियत पर फैसला होना बाकी था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तशद्दुद मामले में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से बात की और उनसे यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों के साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए कहा। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। वज़ारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस से हालात और वहां अमन व सुकून बहाल करने के लिए किए गए इक़दाम के बारे में रिपोर्ट मांगी है। JNU रजिस्ट्रार और प्रो वाइस चांसलर ने आज सुबह मजिस्टर बैजल से मुलाकात की और उन्हें सूरत हाल के बारे में मुताला किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार के रोज़ दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनमोल पटनायक से बात की थी और इस मामले की जांच करने के लिए कहा था। वज़ीर दाखिला ने दिल्ली पुलिस से इस मामले की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए कहा था। एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग में ज़ेर इलाज तुलबा का इस मामले में मेडिकल और क़ानूनी यानी 35 मेडिको लीगल अमल मुकम्मल कर लिया गया है। JNU में इतवार को बहुत से नकाबपोश शरपसंदों ने तुलबा और असातिज़ा के साथ लाठी और डंडों से मारपीट की, जिससे JNU स्टूडेंट्स यूनियन की सदर आयशी घोष समेत 30 अफराद जख्मी हो गए थे। कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतवार की रात हुए तशद्दुद के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया और इल्ज़ाम लगाया कि इस तरह हुकूमत स्पॉन्सर्ड तशद्दुद करके यूनिवर्सिटियों में खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पीर के रोज़ कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर एक लिबरल जमहूरी मुल्क की है। मोदी शाह के गुंडे यूनिवर्सिटियों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अपने रोशन मुस्तकबिल की तैयारियों में लगे तालिब इल्मों में खौफ पैदा किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एम्स में दाखिल JNU के जख्मी तालिब इल्मों ने उन्हें बताया कि लाठियों और हथियारों से लैस गुंडों ने अहाते में घुसकर फसाद बर्पा किया, जिससे बहुत से तालिब इल्मों को गहरी चोटें आई हैं। एक तालिब इल्म ने यह तक कहा कि पुलिस ने उसे कई लातें मारी। बाद में कांग्रेस मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सहाफ़ियों से कहा कि JNU में कल रात हुकूमत स्पॉन्सर्ड तशद्दुद हुआ जो मोदी शाह के इशारे पर हुआ। उन्होंने कहा कि इस हमले में तालिब इल्मों को ही नहीं बल्कि असातिज़ा को भी मारा पीटा गया, जिसमें प्रोफेसर सावन शुक्ला, प्रोफेसर सुचित्रा सेन, प्रोफेसर अतुल सूद, प्रोफेसर S मजुमदार समेत कई अफराद जख्मी हो गए। कांग्रेस लीडर उदित राज ने कहा है कि उन्होंने 3 घंटे तक चले तशद्दुद के इस मंजर को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि हमलावर वामपंथियों को मारो जैसी बातें कर रहे थे।
राज ने दावा किया है कि उनके पास इस वाकये का वीडियो भी है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार की शब दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए तशद्दुद को मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए दहशतगर्दाना हमले जैसा करार दिया है। 12 साल कबल हुए इस तरह इश्तियाल अंगेजी की गई थी। आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव ने दरियाफ्त किया कि हमलावरों ने अपने चेहरे क्यों छुपा रखे थे, वो क्यों छुपना चाहते थे। मैंने 26/11 मुंबई हमले के दौरान इसी तरह का मंजर देखा है। ये लोग बुज़दिल हैं और कौम कभी उनकी हिमायत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जेएनयू तशद्दुद में जो मुलविस हैं उनके चेहरों से नकाब हटना इंतहाई ज़रूरी है ताकि उनकी हकीकत से पूरा मुल्क वाकिफ़ हो और वो मान लें कि मुल्क के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं तो उसमें कामयाब नहीं होंगे। उद्धव ने मुतालबा किया कि सियासत से उठकर इन नकाब पोशों को बेनकाब किया जाए जो जेएनयू तशद्दुद के जिम्मेदार हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डालकर मुमकिना सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और अभी अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो हमलावर थे, क्या जरूरत थी उनको नकाब पहनने की? ये तो कायर थे, कायर है, और ऐसी कायरता का कभी भी अपने हिंदुस्तान में समर्थन नहीं हो सकता। जिस तरीके से मैंने देखा टीवी पर, तो ये तो मुझे 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। तो ऐसे हमले तो मैं तो महाराष्ट्र में नहीं बर्दाश्त करूँ। मरकजी ममलिकती वजीर समाजी इंसाफ व सदर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास अठावले ने कहा है कि मुसलमान शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी पर गैर ज़रूरी तशवीश में मुब्तला ना हो, क्योंकि आज़ादी के वक्त जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए वो हिंदुस्तानी हैं। ये बिल सिर्फ उन्हीं के खिलाफ है जो घुसपैठिए हैं और गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान आए हैं। रिपब्लिकन पार्टी मुसलमानों की शहरियत के मसले पर मुसलमानों के साथ है। जो अफराद बांग्लादेश और पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान आए हैं उन्हें मुल्क से वापस जाना ही होगा। अठावले ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि बेघर कमज़ोर तबकात को 2022 तक पक्के मकानात फराहम करे। 2022 में हिंदुस्तान आज़ादी के 75वें साल में दाखिल होगा। मरकजी वजीर ने कल रात जेएनयू में हुए तुलबा पर हमले के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी उसकी मजम्मत करती है और पुलिस से उन्हें उम्मीद है कि वो गैर जानिबदाराना तहकीकात करते हुए हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। अगर मैं मिक्स बात करूंगा तो मैं जैसे सीजर मार दूंगा। तो ठीक है, तो जो ये कानून हुआ है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और ये कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, और ये जो कानून है, दिस लॉ इज नॉट अपोजिंग द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी। दिस लॉ इज opposing those Muslims came from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Our government passed the law, and this law is those people who are in the minority in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. They are Hindu community, Buddhist community, Sikh community, Isai community, Parsi community, Jain community. Community means religion people. They are minority in that area. And now we have seen that in Pakistan, some attack was on the Gurudwara, on the Sikh community. And every time there is the discrimination of the minority people, Hindu people, Buddhist people. And therefore, last many years, the people are demanding that we want the citizenship of India. दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तुलबा पर नकाबपोश हुजूम के हमले के खिलाफ पीर को हैदराबाद में 3 यूनिवर्सिटी कैंपसेस में एहतजाज फूट पड़ा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तशद्दुद की मजम्मत की गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बाएं बाजू तुलबा के ग्रुपों ने एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई थी, क्योंकि वो जेएनयू तशद्दुद के लिए एक दूसरे को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से तुलबा ने भी
उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के आर्ट्स कॉलेज के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए जेएनयू में हमले की मजम्मत की और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने एबीवीपी के खिलाफ नारेबाजी की और जेएनयू में तुलबा के अलावा असातिज़ा पर हमलों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एबीवीपी का पुतला भी नजर आतिश किया। बाद अज़ां एबीवीपी के चंद तुलबा ने भी एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और बाएं बाजू ग्रुपों के इस इल्ज़ाम की मजम्मत की जिसमें कहा गया है कि जेएनयू हमले के लिए एबीवीपी जिम्मेदार है। एक एहतजाजी ने कहा कि यह हमला बाएं बाजू जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले गुंडों की कारस्तानी है और वो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एहतजाजी एबीवीपी के परचम भी थामे हुए थे। उन्होंने भी बाएं बाजू के ग्रुपों का पुतला जलाया। बाद अज़ां पुलिस ने उन्हें मुंतशिर कर दिया ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तुलबा और फैकल्टी अरकान ने भी एहतजाजी मार्च निकाला और जेएनयू के तुलबा के साथ असातिज़ा पर हमले की मजम्मत की। यूनिवर्सिटी के एक अहदेदार ने बताया कि एहतजाजी मार्च में फैकल्टी के अरकान ख़ानदान ने भी शिरकत की। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इतवार की शब एहतजाज फूट पड़ा, जहां तुलबा ने जेएनयू कैंपस में दहशत फैलाने के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजियों ने इन हमलों के लिए एबीवीपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए कोई कार्रवाई न करने के लिए पुलिस पर भी तनकीद की। एक तालिब इल्म ने कहा कि जेएनयू में हमलों के वक्त पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई थी। एसएफआई ने भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करते हुए जाफरानी दहशत गर्दी की मजम्मत की। जेएनयू में हमलों की मजम्मत करते हुए तुलबा के ग्रुप ने इतवार की शब हुसैन सागर पर वाक़े मुजस्समे अम्बेडकर पर मोमी शमों के साथ मुजाहरा किया। कल जेएनयू कैंपस में जो छात्र के ऊपर जो लाठीचार्ज करने का काम जो बीजेपी सरकार ने किया है, क्यों? ये बीजेपी का और आरएसएस का कार्यकर्ता मुंह पे पट्टी बांधकर अंदर के घुस के जो लाठी चलाना, जो छात्र के ऊपर हमला करने का काम इन लोग ने किया है। जो बाहर निकल के समय में आप देख सकते हैं कम से कम 100 लोग पुलिस के सामने डंडा लेके निकल सकते हैं। उन लोग के लिए कोई पुलिस रुकवाई नहीं होता है, क्यों? तो वो पूरा एबीवीपी का लोग है। प्री प्लान जो कल हमला हुआ है पूरा प्री प्लान है। शर्म आना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह लड़ना है तो आगे से लड़ो। हैदराबाद के दानिश्वर व समाजी जहदकार 20 मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता खवातीन ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की सख्त मुखालिफत की और उसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये काला कानून मुल्क को तोड़ने वाला और समाज को बांटने वाला है और अक़लियतों खासकर मुसलमानों को मुसीबत में मुब्तला करने वाला है। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से CAA पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए कहा। मुख्तलिफ समाजी काम करने वाली तंजीमों के ज़िम्मेदारान, प्रोफेसर्स, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, नुमाइंदा तंजीमों के ज़िम्मेदारान की मीटिंग हुई और मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं इस पर सब ने बहुत ज़्यादा फ़िक्र का इजहार किया। जो हालात हैं वो इतने ख़तरनाक हैं और इतने ज़्यादा आइंदा की नस्लों के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं, तो इसमें हमारी इंटेलेक्चुअल्स की, मुस्लिम विमेन की और हिंदू विमेन की, क्रिश्चियन विमेन की, हर समाज की, हर कम्युनिटी की खातून की क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है। तो आज इस एक्सक्लूसिव विमेंस मीटिंग में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया और कुछ बातें हम लोगों ने तय की। सबसे पहले जो बात तय की गई कि ये CAA बहुत ही ज़्यादा तासुब पैदा करने वाला, समाज को तोड़ने वाला और हमारे मुल्क को बहुत बड़े नुकसान से दो चार करने वाला क़ानून है। लिहाजा हम पूरी तरीक़े से हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये क़ानून फ़ौरी तौर पर वापस ले लें। ये हमारा पहला मुतालबा है और सब ने मुत्तहिदा तौर पे कहा है कि ये क़ानून गैर ज़रूरी है, इसको ले लेना चाहिए वापस, ताकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में दाखिल होने वाली दरख्वास्त की समाअत तक इंतखाबात का नोटिफिकेशन
जारी न करे। पीसीसी सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से हाईकोर्ट में एक दरखास्त दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में क़वायद व ज़वाबित पर अमल न करने का इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम आयद किया था। इस दरखास्त की आज हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत के इल्म में इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई खिलाफ वर्जियों को लाया। उन्होंने बताया कि बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को पहले वार्ड्स और बल्दियात के तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करना होता है और उसके बाद शेड्यूल जारी किया जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन क़वायद पर अमल नहीं किया। उत्तम कुमार रेड्डी के वकील ने कहा कि SC, ST, BC और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किए बगैर ही 7 जनवरी से इंतखाबी अमल शुरू होने का शेड्यूल जारी करना गैर कानूनी और गैर दस्तूरी है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में अदालत से ख्वाहिश की कि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल को गैर दस्तूरी करार दे और नज़र सानी शुदा शेड्यूल जारी करने की कमीशन को हिदायत दे। दरखास्त गुजार के वकील के मौक़िफ़ को जानने के बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो इस केस की समाअत मुकम्मिल होने तक इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी ना करे। बाद अज़ां इस केस की समाअत कल मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह रहे कि रियासती इलेक्शन कमीशन मंगल 7 जनवरी को इंतखाबी अमल का आगाज़ करने वाली थी और 8 जनवरी से पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल शुरू होने वाला था। इलेक्शन कमीशन ने 22 जनवरी को रियासत की 120 बल्दियात और 10 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में रायदही मुनक़िद करने का गुज़िश्ता हफ्ते शेड्यूल जारी किया था, लेकिन ये मामला अदालत से रुजू हो गया। कल मंगल को होने वाली समाअत के बाद बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में क़तई सूरत हाल सामने आएगी। तेलंगाना जन समिति के सदर कोदंडराम ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात में TJS तनहा मुकाबला करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में बेकायदगियाँ हुई हैं और तहफ़्फ़ुज़ात को अपोजिशन को कमज़ोर करने के लिए खतियत दिए गए हैं। हुक्मरान जमात ने अपने मफादात को नज़र में रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया है। उन्होंने इस माह की 8 तारीख को भारत बंद की तायद का ऐलान किया। मिलियन मार्च मुनक़िद करने पर सदर मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक पर मुकदमा आयद करने पर उन्होंने शदीद तनकीद की और कहा कि हुकूमत को इन मुकदमात को वापस लेना चाहिए। उन्होंने दिल्ली के JNU में तुलबा पर किए गए हमलों की भी शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि मार्च अप्रैल में मुनक़िद होने वाले इंटरमीडिएट और 10वीं जमात के इम्तहानात के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में मुनासिब इक़दामात करने की चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है। इम्तहानात के इनेकाद के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने आज BR के भवन में एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सोमेश कुमार ने कहा कि इम्तहानात के इनेकाद के सिलसिले में गुज़िश्ता साल सरज़द हुए गलतियाँ दोबारा उनका आदा ना किया जाए, इस सिलसिले में चौकसी इख्तियार की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा 3 रुकनी कमेटी की सिफारिशात का 2 महकमे स्कूली तालीम और इंटरमीडिएट ने तफसीली जायज़ा लेने के बाद इस पर अमल आवरी के अलावा इम्तहानात को पुरअमन माहौल में मुनक़िद करने के ज़ायद इक़दामात किए जा रहे हैं। जवाबी ब्याज की जांच करने वाले हर शख्स को मुकम्मल तरबियत दी जाएगी। गुज़िश्ता साल जो आम गलतियाँ पाई गई थी, इस सिलसिले में उन्हें आगाह कराते हुए किसी एक तालिब इल्म को नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। इस सिलसिले में मुनासिब इक़दामात करने की चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि TRS को छोड़कर दीगर जमातों को कामयाब बनाने से तरक्याती काम नहीं होंगे, इसलिए अवाम को मेरा यह मशवरा है कि वो बल्दी इंतखाबात में सोच समझकर अपने वोट के हक़ से इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने लालच में आकर वोट ना देने का भी मशवरा दिया। संगारेड्डी ज़िले के तेल्लापुर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि TRS रियासत में इख्तिदार में है। TRS के बजाय दीगर जमातों को कामयाब बनाने से तरक्याती काम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से रियासत की तरक्की और अवामी बहबूद के कामों को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर, आसरा पेंशन, रैतू बंधु और दीगर स्कीमात से लाखों अफराद को फ़ायदा हुआ। TRS हमेशा आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी ज़िले में कांग्रेस लापता हो गई है। बल्दी इंतखाबात में TRS की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि टिकट से महरूमी के बाद बाकी उम्मीदवार की हैसियत से कामयाबी हासिल करने के बाद भी उन्हें TRS में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेल्लापुर ग्राम पंचायत को बल्दिया में तब्दील किया गया। ग्राम पंचायत की हैसियत से तेल्लापुर को कौमी सतह का अवार्ड भी हासिल हुआ है।
वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासत में 100% खवानदगी ही हुकूमत का मकसद है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ये चाहते हैं कि रियासत में कोई भी शख्स नाख्वानदा नहीं हो। इसी मकसद के तहत ईच वन टीच वन प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक तालीमी शोबे में नई तब्दीलियाँ आई हैं। हुकूमत की जानिब से हायर एजुकेशन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौक़ों की फराहमी के लिए किस तरह के नए कोर्सेज सूदमंद साबित होंगे, उनका आगाज़ किया जाएगा। हैदराबाद में सिकंदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में 13 जनवरी तक 15 जनवरी तक काइट एंड स्वीट फेस्टिवल मनाया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ये 5वां फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के तालमेल से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस फेस्टिवल का मकसद तेलंगाना की तहजीब को उजागर करना है। इस फेस्टिवल को 50 ममालिक के मशहूर पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं और मुल्क के 25 रियासतों के पतंगबाज अपने जौहर दिखाएंगे। काइट फेस्टिवल के साथ साथ स्वीट फेस्टिवल और स्नैक्स फेस्टिवल भी मुनक्किद किया जा रहा है। मुल्क की 25 रियासतों की तहजीब व रिवायती मिठाइयाँ इस फेस्टिवल का हिस्सा होंगी। इससे पहले मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने इंतजामात का जायज़ा लिया। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि अगर मरकजी वजीर किशन रेड्डी के कहने के मुताबिक मुल्क सेक्युलर है तो बीजेपी हुकूमत फौरन आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को हैदराबाद में आरएसएस के इजलास में मोहन भागवत ने 130 करोड़ आवाम को हिंदू करार दिया। अगर किशन रेड्डी के कहने के मुताबिक मुल्क सेक्युलर है तो फौरन मोहन भागवत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पच्चीस तारीख के दिन दिसंबर 25 को सरूनगर स्टेडियम में आरएसएस का रैली में एड्रेस करते हुए बोला इस हिंदुस्तान में 130 करोड़ हिंदू है बोला, जबकि हिंदुस्तान में 130 करोड़ खाली हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और जैन है, बुद्धिस्ट है। वो कैसा बोल सकता है? इतने लोगों को, हर एक मजहब के लोग हैं, उनके दिल को उनको तकलीफ हुआ, उनको हट करा। मगर आज किशन रेड्डी बोलते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में अपोजिशन पार्टी कांग्रेस दूसरे पार्टियां इसको गुमराह कर रहे हैं, कोई मुसलमान को नुकसान नहीं होगा। ये गलत लोगों को गुमराह करने की बात करते हुए बोले भारत हिंदुस्तान एक सेकुलर है बोला। वही मोहन भगत क्या बोला? हिंदुस्तान में सब हिंदू। मुल्क में पहले हलाल एक्सपो का 18 से 20 जनवरी हाईटेक सिटी में अमल में आएगा। इस सिलसिले में आज लोगों के सॉफ्ट लॉन्च के मौके पर इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट खिलाड़ी अरशद अय्यूब ने उम्मीद जाहिर की है कि इस एक्सपो के बाद मुल्क में हलाल ग़िज़ाओं का रुझान गैर मुस्लिमों में भी पैदा होगा और हलाल तिजारत के ज़रिए मुल्क को बैरूनी ज़र मुबादला हासिल होगा। Respected citizens of Hyderabad, I really thank all of you that to be given this opportunity to discuss this Halal Expo. Halal Expo is first in India. Halal Expos are being held in 20 countries worldwide. There are 13 editions have been done in Malaysia, 7 editions in Dubai, 7 editions in Turkey, and in Indonesia, UK, Russia. So in India, this is the first time it's been happening here. It's an international show. This is an expo whereby 12 countries are participating in this expo. Turkey, Malaysia, Indonesia, Korea, Thailand, Dubai, Saudi Arabia. People across the globe, those who are into halal food, halal cosmetic, halal finance, halal tourism,
There are 8 verticals, mainly those companies are participating in this exhibition. This is the opportunity to showcase their profile. Telangana government is part of this show. टॉलीवुड के सिंगर्स ने ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के तहत आज जुबली हिल्स में शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उनमें रामा जोगया शास्त्री, रवि वर्मा, चंद्रबोस, चिर्रवुरी, श्री कृष्णा, विजयलक्ष्मी, भोले, केएम राधा कृष्णा, विश्वा, साकेत, मलाविका, सिम्हा, प्रवीण, अनुदीप और दीगर शामिल थे। लोग पूरा म्यूज़िक के टीम और इधर आए थे। तो संतोष अन्ना के ग्रीन इंडिया चैलेंज में वी टूक पार्ट एंड इसके लिए हमको बहुत खुश है और राघवन्ना को और कादम्बरी किरण कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ऐसी हमको भी शामिल किए थे एंड वी आर वेरी हैप्पी टू प्लांट द ट्रीज बिकॉज we have to protect the nature. జోగులపల్లి సంతోష్ గారు స్టార్ట్ చేసిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కార్యక్రమాన్ని మేమందరం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ తరఫున అన్ని క్రాఫ్ట్స్ తరఫున సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చాము. జనరల్గా ప్రకృతిలో మనం కొన్ని బాగు చేయలేనివి, మార్చలేనివి కొన్ని వస్తువులు ఉంటాయి, కొంతమంది మనుషులు ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు. బేసికల్లీ ప్రతి మనిషి చేయగలిగిన ఒక సాధారణమైన చాలా చిన్న పని ఏంటంటే ఒక మొక్కని నాటడం, దాన్ని కాపాడడం, దాన్ని పెంచి పోషించడం. ఇక్కడ చేసినాము ప్రొఫెసర్ చంద్రబోస్ గారికి, కాదమ్బరి కిరణ్ గారికి, ఉత్తపల్లి సురేందర్ గారికి, బోలే గారికి, బోలే శాంతి గారికి, పూర్తి అండ్ మా విజయలక్ష్మి అక్క, మా అక్కకి, రవి వర్మ అన్నకి అండ్ అందరికీ, లెలినా అక్కకి అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరు చెట్లు నాటారు, మిగతా వాళ్ళందరూ నాటాలి. ఒక్కటే చెప్తున్నా, అందరికీ దండం పెట్టి మొక్కుతున్నా, మొక్కలు నాటండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఆల్రెడీ దీని మీద మాట్లాడేశాను, మళ్ళీ ఒక్కటే మొక్కలు నాటండి ప్లీజ్. ముందుగా నేను ఈ కార్యక్రమంలో ఫస్ట్ సంతానాన్ని అభినందించాలి. ఎందుకు అభినందించాలి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు హరితహారం పెట్టి ఒక మహా సంకల్పాన్ని సృష్టి చేశారు. కానీ హరితహారం కంటే ఇంకొక మెట్టు పైకి వెళ్ళింది ఇది గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ అనేది. నాకు తెలిసి సంతోష్ అన్న తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పౌరుని చేత ఒక మొక్క నాటించినట్టుగా 4 కోట్ల మొక్కలు నాటించాడన్న. ఇది 5 కోట్ల మొక్కల తెలంగాణను దాటిపోయి నాటించాడు. తెలంగాణ జనాభాను దాటి महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिन के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करदा एक बुलेटिन में कहा गया है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी चंद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश हुई, जबकि तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा। तेलंगाना के आदिलाबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश के कलिंगापट्टनम में इतवार और पीर के दरमियानी शब कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा। साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज वाइएस जगनमोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत वाली वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत को चैलेंज किया कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो दारुल हुकूमत अमरावती की तामीर के लिए अराजियात के हुसूल में मुबैना अंदरूनी मामलों की हाई कोर्ट के बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाए। आंध्र प्रदेश में 3 दारुल हुकूमतों की तश्कील से मुतालिक रियासती हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ विजयवाड़ा ईस्ट के रुकन असम्बली जी राम मोहन राव ने यहाँ बिनर्स सर्कल में एक फंक्शन हॉल में 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की। इस मौके पर तकरीर करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत दूसरे मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ उन्हीं पर तवज्जो मरकूज़ की हुई है और हुकूमत ने तमाम शोबों को नज़रअंदाज कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की आवाम से अपील की है कि वो दारुल हुकूमत को अमरावती से विशाखापट्टनम मुंतकिल करने के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि इस मसले पर किसानों का एहतजाज अवामी तहरीक में तब्दील किया जाना चाहिए। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अमरावती के किसान दारुल हुकूमत को विशाखापट्टनम मुंतकिल करने की तजवीज़ के खिलाफ गुज़िश्ता 20 दिन से एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज को एक अवामी तहरीक में तब्दील किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एहतजाजी किसानों के साथ तमाम सियासी जमातें बीजेपी, कांग्रेस, CPM और CPI भी इजहार यगानियत कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि अमरावती का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आवाम की जिम्मेदारी है और अमरावती से विशाखापट्टनम को दारुल हुकूमत की मुंतकली के खिलाफ एहतजाज में हर शहरी को हिस्सा लेना चाहिए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।